गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा कैसा चल रहा है अपना चैप्टर और क्वेश्चंस बेटा टाइम टू टाइम अपने लर्निंग करो, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम अपना सारा काम रेडी रखो, ठीक है। तो अभी अपना जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेटा पेज नंबर 18 पे आ जाओ। वॉर विद द मराठास। तो पहले जो हमने किए वो किए थे वॉर विद टीपू सुल्तान, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वो डायरेक्ट लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ते थे, पर जब उनको लगता था कि ये हमारे लिए खतरा है तो वहाँ पे वो फिर डायरेक्ट लड़ाइयाँ भी लड़ते थे, सारे हथकंडे अपनाते थे, ठीक है। अब इसी ड्यूरेशन में जब ये सब चल रहा था उस टाइम पे एक मेन पावर थी इंडिया में मराठे, ठीक है। तो मराठों की जो पावर थी वो इंक्रीज पे थी, बट वो ब्रिटिशर से पहले ही होली थी, क्योंकि 1761 में क्या हुआ था, पानीपत के अंदर तीसरी लड़ाई हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठे हार गए थे अहमद शाह अब्दाली से। इस लड़ाई के बाद इनकी पावर जो थी वो कमजोरी होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। हाँ, उनके पास टेरिटरी थी नो डाउट, बट और ब्रिटिशर्स कब उठने शुरू हुए 1757 में, और वॉर ऑफ बक्सर इन्होंने कब जीता 1764, ठीक है। यानी इतने लकी थे ब्रिटिशर्स, इधर से इनका इमरजेंस शुरू हुआ और बाकी जो पावर्स थे इंडिया की वो सारी डिक्लाइन होने शुरू हो गई। जैसे मराठे थे, उससे पहले मुगल थे, ठीक है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए। बट फिर भी कहीं कहीं कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे मराठों की पावर थी, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स को आमने सामने आना पड़ा है। सो फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो sought टू curb एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। तो लेट 18th century में उनको क्या किन से भिड़ना पड़ा, मराठों से भिड़ना पड़ा। उनकी पावर वो क्या करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। With their defeat in third battle of Panipat in 1761, the Maratha dream of ruling from Delhi was shattered. अब वैसे मराठे जो थे उनका रूल चलता था पुणे से, मुंबई के पास एक जगह पूना, वहाँ से, ठीक है। तो पूना से उन्होंने आसपास के एरिया और धीरे धीरे करते करते वो दिल्ली तक कहाँ पहुँचे थे, जीते जीते। उनका एक ड्रीम था भाई एक दिन हमें मुगलों वाली जो गद्दी है वो कब्जानी है, ठीक है। यानी हमें दिल्ली से रूल करना है, क्योंकि दिल्ली जिसके पास है इसका मतलब पूरा इंडिया उसके पास है, ऐसा एक फिनोमिना इंडिया में होता है, ठीक है। बट 1761 में वो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो हार गए अहमद शाह अब्दाली से। उसके बाद उनकी जो पावर थी वो कमज़ोर हो गई उनके, तो उनका जो दिल्ली से रूल करने वाला ख्वाब था वो टूट गया। They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले, ठीक है। ये थे सारे मराठे, पर पहले सारे एक थे, बट उसके बाद ये भी आपस में बंट गए। इन्होंने अलग अलग इलाकों में अपने अपने पावर्स जो थी वो कैप्चर कर ली, ठीक है। जैसे सिंधिया थे, होलकर, गायकवाड़, इन्होंने सबने अलग अलग जगहों पे अपनी पावर्स जो थी वो बना के अपने अपने अलग अलग रियासतें बना ली इन्होंने। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa who became its effectively military and administrative head based in Pune. तो हालांकि जितने भी मेंबर्स थे, चाहे वो सिंधिया हो या गायकवाड़ हो, भोंसले हो, ठीक है, वो सारे एक हेड के अंडर आते थे। और उनका हेड कौन होता था, पेशवा। और पेशवा कहाँ बैठता था, पुणे में, ठीक है। तो पुणे में जो पेशवा था वो पूरे मराठा पावर का हेड होता था, उनका मिलिट्री हेड होता था। तो एक टाइम पे आके जो ये जितने भी मराठा चीफ होते थे, लाइक भोंसले, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ये सारे पेशवा के अंडर आके रूल भी करते थे और इनके लिए काम भी करते थे। सो महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर एंड स्टेट्समैन ऑफ लेट 18th century। तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो मराठा रूलर थे जिन्होंने एंड ऑफ द 18th century, यानी 1761 में एक बार को तो बेचारे बड़े बिल्कुल ख़त्म से ही हो गए। बाद में फिर मराठे कुछ अपनी पावर उन्होंने दोबारा एक्वायर की, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट रूलर जो हैं, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ मराठों की आती हैं। द मराठा वर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वॉर
इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो पहली जो लड़ाई थी मराठों के साथ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, वो 1782 में ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, सालबाई की ट्रीटी पे जाके वो लड़ाई उनकी ख़त्म हुई। देन देयर वॉज नो क्लियर विक्टर, कोई एक नहीं जीता था, ना मराठे जीते ना ही ब्रिटिशर्स जीते। दिस सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 1805 वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। ठीक है, और इसी दौरान 1803 to 1805 तक मराठे एंड ब्रिटिशर्स की लड़ाई चली। ठीक है, अलग अलग जगहों पे वो लड़ी गई, कुछ यहाँ लड़ रहे हैं, कुछ जहाँ, कुछ वहाँ, तो डिफरेंट फ्रंट्स पे वो लड़ाई जो थी वो लड़ी गई। रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द लेट एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। ठीक है, तो फाइनली जो ये 1803 वाली लड़ाई थी, ये कुछ हिस्सों पे मराठों को हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, जैसे ओडिशा वाले हिस्सों को कैप्चर कर लिया। इधर से यमुना रिवर के जो अपर पार्ट हैं, जैसे कि आगरा वाले एरिया, दिल्ली हरियाणा वाले एरिया, ये अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए थे। So finally the third Anglo-Maratha War of 1817 and 1819 crushed Maratha power। और थर्ड बैटल कब हुआ? 1817 to 1819। इस लड़ाई में मराठे हार गए और मराठों की जो पावर थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। The Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur with a pension। और जो पेशवा था उसको कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहाँ उसको भेज दिया पेंशन दे के, उसको पेंशन दी जाती थी, वो वहीं रहे। पेशवा की जो पोस्ट थी वो ख़त्म हो गई, यानी मराठे जो थे अब बिल्कुल ख़त्म हो गए। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ विंध्यास। ठीक है, जैसे आपको मैं मैप के थ्रू अगर बताऊँ, अब ये इंडिया का लोअर पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश वाले एरियाज़ में माउंटेन सीरीज़ है, विंध्या सीरीज़, तो यहाँ पे पुणे है। तो पेशवा यानी कि मराठे जो थे उनके पास लगभग ये वाले सारे एरियाज़ थे, इवन उनके पास ऊपर वाले भी सारे एरियाज़ थे, दिल्ली तक के, हरियाणा तक का एरिया मराठों के पास ही था। बट 1803 वाली लड़ाई में ये वाले सारे एरिया तो उन्होंने पहले ही जीत लिए थे, ओडिशा वाले भी जीत लिए, और 1817-19 के बाद तो विंध्या के साउथ वाले जितना भी मराठा एरिया था वो भी सारा किसके पास ही आ गया? वो भी सारा ब्रिटिशर्स के पास ही आ गया। ठीक है, तो अभी टीपू सुल्तान गया, ठीक है, मराठे भी गए, तो 1818 तक उन्होंने मेजर जो बड़ी पावर थी उन सबको उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद आता है द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? पीक। ठीक है, टॉप मोस्ट। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को पैरामाउंट अनाउंस कर दिया, यानी कि इंडिया में जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन है? वो ब्रिटिशर्स ही हैं। ठीक है, so it is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। अब देखो ब्रिटिशर्स ने सीरीज क्या है, देखो 1757 में तो उन्होंने क्या जीत लिया? बंगाल। उसके बाद 1764 में उन्होंने बंगाल का नवाब, अवध और मुगल एम्परर तीनों को हरा दिया। ठीक है, तो बंगाल, अवध एंड मुगल एम्परर, तो अभी ये भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। 1799 में मैसूर भी गया। ठीक है, और 1818 में मराठे भी हरा दिए। ठीक है, और यही बड़ी पावर थी। अब जब उन्होंने सारी बड़ी पावर ही 1818 तक अपने कब्जे में ले ली, तो बाकी छोटे मोटे राजा तो क्या कर लेते? ठीक है, वो तो पहले जो वेल्जली की पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस वाली, उसके अंडर अपने आप को कंट्रोल में ब्रिटिशर्स के दे ही चुके थे। तो अब उन्होंने क्या किया? 1818 के बाद एक अग्रेसिव पॉलिसी बना ली अब टेरिटरी अपने कंट्रोल में लाने की, क्योंकि अब तो वही थे पावर मेनली, कोई उनके आगे कुछ नहीं कर सकता था।
Under Lord Hastings, Governor General 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian state. तो उसने क्या अनाउंस किया भाई, जो कंपनी की पावर है वो पैरामाउंट है, सुप्रीम है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है, और हर इंडियन स्टेट को कंपनी की जो पावर है उसको मानना पड़ेगा. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. तो इस वजह से वो किसी भी किंगडम को अनेक्स करने के लिए कह सकते थे या अनेक्स भी कर सकते थे. दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल. ठीक है, उसके बाद ये जो उनकी थिंकिंग थी, ये जो उनकी पॉलिसी थी, वो अदर पॉलिसीज़ में को भी क्या कर रही थी, एक तरह से सपोर्ट कर रही थी. यानी ब्रिटिशर्स अपनी जो पॉलिसी बना रहे थे वो अब यही सोच के बना रहे थे, दे आर पैरामाउंट, यानी वो अब इंडिया के हेड हैं, सुप्रीम पावर है, उससे बड़ा अब कोई नहीं है. वो अपने आप को अब पूरे इंडिया का राजा जो था वो मान चुके थे. दिस प्रोसेस हाउएवर डिडंट गो अनचैलेंज. अब ऐसा भी नहीं है उन्होंने अपने आप को पैरामाउंट कह दिया तो सबने मान लिया. कुछ ऐसे भी थे जो उनके अब भी प्रोटेस्ट में थे, वेदर वो किंगडम छोटी है या बड़ी है. ठीक है, तो प्रॉब्लम उनकी ख़त्म नहीं हुई, पूरी तरह से भी नहीं उनके सब कुछ कंट्रोल में था. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर इन कर्नाटका टुडे. कर्नाटका में एक जगह है कितूर. ठीक है, कितूर में जो वहाँ की किंगडम थी वो थे रानी चिन्नम्मा के पास. ठीक है, कितूर आज के टाइम में कर्नाटका में बेटा. ठीक है, तो रानी चिन्नम्मा वहाँ की क्या थी, रूलर थी कितूर की. और ब्रिटिशर्स ने जब वो स्मॉल स्टेट अपने कंट्रोल में लाने का एफर्ट स्टार्ट किया तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ का. So Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. हाँ, बट उसके पास इतनी पावर तो नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स को हरा सकती. ठीक है, बट सब उसने फिर भी प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी. ठीक है, 1824 में वो हार गई लड़ाई और उसको अरेस्ट कर लिया. 1829 में उसकी डेथ हो गई, प्रिजन में ही, जेल में ही उसकी डेथ हो गई थी. But Rayanna, a poor चौकीदार ऑफ संगोली इन कितूर, कैरिड ऑन रेजिस्टेंस. ठीक है, पर वहाँ पे एक और पर्सन था रेन्ना, वो अभी भी ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट कर ही रहा था, उसने छोड़ा नहीं था प्रोटेस्ट. विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंपेन रिकॉर्ड्स. ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय ब्रिटिश इन 1830. तो वो अपने लेवल पे लगा हुआ था, उसको बहुत सारे लोकल लोगों का सपोर्ट भी था, एंड उसने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को तबाह कर दिया था, रिकॉर्ड्स को तबाह कर दिया था. तो फाइनली 1830 में उसको भी अरेस्ट कर लिया और उसको फांसी दे दी. सो यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस लेटर इन द बुक. और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए हैं. नेक्स्ट आते हैं, इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया. इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. अब रशिया भी उस टाइम एक नया पावर इमर्ज हो रहा था. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये टेंशन था कि अब रशिया भी अपना एशिया में बिजनेस बढ़ा सकता है और वो भी नॉर्थ वेस्ट वाले रास्ते से इंडिया में आ सकता है. नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ भाई, ये इंडिया का जो अपर पार्ट है. ठीक है, अब देखो ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ये वाला. ठीक है, तो रशिया है ऊपर यहाँ इस हिस्से में, आप मान सकते हो. तो उनको क्या लगा कि रशियन जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट रास्ते से इंडिया में एंटर हो सकते हैं. उस टाइम पे यहाँ एक बहुत बड़ी किंगडम थी और वो किंगडम थी पंजाब. ठीक है, इस हिस्से में यहाँ पे, क्योंकि पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, आधा इंडिया में चला गया था. और इंडिया वाले पंजाब में से भी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल 3 स्टेट हैं. ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा पंजाब था उस टाइम पे. तो नॉर्थ वेस्टर्न, अब उनको क्या था, वो ये चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वो ब्रिटिश कंट्रोल में होना चाहिए
ताकि हम यहाँ से किसी भी एंट्री को रोक सकें। Okay, so driven by this fear, the British now wanted to secure their control over northwest. अब इस डर से ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है वो भी हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में होना चाहिए। They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. ठीक है, तो 1838 से 1842 तक यहाँ ब्रिटिश, पहले तो ये पाकिस्तान नहीं था, तो यहाँ तक का जो सारा टेरिटरी था ये अब पाकिस्तान में है। ठीक है, ये इंडिया था, और यहाँ पर अपर पार्ट में ये है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को अपने कंट्रोल में लाने का कोशिश किया। ठीक है, और फाइनली उन्होंने इनडायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश भी कर लिया था। सो सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। यहाँ पाकिस्तान में एक स्टेट है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाला, इसका नाम है सिंध। तो उन्होंने सिंध भी अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब। अब एक बड़ी जो टेरिटरी रह गई वो कौन थी? पंजाब, ये वाला। अब पंजाब उस टाइम एक बड़ी पावर थी, तो इसको भी कंट्रोल में वो करना तो चाहते थे, जिससे कि क्या हो जाए, अब सिंध उन्होंने कब्जे में ले लिया, इधर से अफ़गानिस्तान ले लिया। ठीक है, और बचा कौन? पंजाब। ठीक है, क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका था, यहाँ से तो वो नहीं आ सकते थे। सो बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। After his death in 1839, two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately, in 1849, Punjab was annexed. अब यहाँ पंजाब का एक महान किंग हुए हैं, महाराजा रंजीत सिंह। अब जब तक रंजीत सिंह रहे तब तक तो ब्रिटिशर्स जो थे वो पंजाब में घुस नहीं पाए। ठीक है, वो हरा ही नहीं पाए। बट 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। उसके बाद जो आगे रूलर आए पंजाब के, वो ब्रिटिशर्स से पावरफुली अपोज नहीं कर पाए उसको। ठीक है, तो फाइनली दो लड़ाइयाँ हुई, एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, और 1849 में उन्होंने पंजाब भी जीत लिया, पंजाब को भी अपने अंडर कर लिया। तो अब क्या था, सिंध उनके पास पहले ही था, अफ़गानिस्तान में भी कब्जा था और पंजाब भी जीत लिया। इस तरह ब्रिटिशर्स ने ये पूरा एरिया भी अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से कोई एंट्री नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये एरिया कंट्रोल पहले अब हो गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो पेशवा वाले एरिया थे, यानी इंडिया का जो यहाँ, क्योंकि पेशवा के हरियाणा से लेके और नीचे तक का एरिया ये सारा पेशवा यानी मराठों के पास था। तो मराठों को वो 1818 में ही हरा चुके थे। तो अभी लगभग जो था मोस्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद लास्ट पॉलिसी एनेक्सेशन की आती है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हिंदी में हम इसको बोलते हैं विलय की नीति। ठीक है, एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी बनाई थी 1848 में। लॉर्ड डलहौजी यहाँ इंडिया में गवर्नर जनरल बने कंपनी के। ठीक है, सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. तो ये कब तक? लॉर्ड डलहौजी ये 1848 में बने और कब तक रहे? 1856 तक। ठीक है, he devised a policy that came to be known as Doctrine of Lapse. And the doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. अब उसने क्या पॉलिसी बनाई? अगर कोई भी इंडियन किंग बिना किसी मेल हेयर के, यानी कि अगर उसके बाद उसका कोई बेटा नहीं है और आगे किंगडम को संभालने के लिए कोई लड़का नहीं है,
ठीक है। तो ऐसे किंगडम्स को ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले लेंगे और वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज अनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। बहुत सारी ऐसी किंगडम्स थी जो कि इस पॉलिसी के अंडर उन्होंने क्या किया, अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। जैसे सतारा महाराष्ट्र में एक किंगडम थी सतारा, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। सतारा का जो राजा था उसको कोई बेटा नहीं था, ठीक है। 1848 में सतारा को अनेक्स कर लिया ब्रिटिश टेरिटरी में। संबलपुर ओडिशा में एक जगह है, ठीक है, 1850। उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854, ठीक है। तो झांसी की कहानी आप सबने सुनी है। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। तो वो लड़ाई किस लिए लड़ रही थी, क्योंकि उनका जो किंगडम था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर अपने कंट्रोल में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट। They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment of नवाब। तो क्या हुआ था 1856 में, उन्होंने यहाँ पे यूपी में एरिया है जो कि पहले अवध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये यूपी में आज एक इलाका है, पहले इसको अवध कहते थे, ठीक है। तो अवध का जो नवाब था उस पे चार्जेस लगाए ब्रिटिश कंपनी ने कि वो मिस गवर्निंग कर रहा है, यानी अच्छा रूल नहीं कर रहा है। पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस रूल, वे लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं, ठीक है। और ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को मिस गवर्नमेंट से फ्री करें, लोगों को आज़ादी दिलाएं। तो ये कह के उन्होंने अवध का जो एरिया था वो ब्रिटिश एरिया में मिला लिया, ओके। सो मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। Enraged by humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। इसी वजह से 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तो अवध का जो नवाब था उसको बड़े बेइज्जत किया, उसको बड़ा ह्यूमिलेट किया। तो वो लोगों से देखा नहीं गया, वहाँ की पॉपुलेशन से वो बड़े गुस्से में थे। तो 1857 में जब रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ के लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया, रिवोल्ट किया, ठीक है। तो ये क्या था, ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो 3 टॉपिक आज हमने किए हैं, ठीक है। वॉर विद मराठा, मराठों की पावर को उन्होंने कैसे ख़त्म किया, फिर उनकी पैरामाउंटेंसी की पॉलिसी क्या थी, वी आर द बेस्ट, वी आर द सुप्रीम, हम मेन हैं यहाँ पे, ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो बचे कुचे राज्य थे वो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर ले लिए। तो अराउंड 1856 तक जब डलहौजी छोड़ के गया इंडिया को, उस टाइम तक मोस्ट ऑफ इंडिया जो था वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे एरिया थे वहाँ पे किंगडम्स थी बट वो भी इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। आप बेटा नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज, उसमें क्या है कि रेड और येलो की शेड है। तो आप देखो पहला मैप है 1797 का, उसमें सिर्फ कलकत्ता वाली साइड यानी जो यहाँ वाली साइड है, बंगाल वाली साइड है, वो येलो है और थोड़ी सी ओडिशा में येलो है, ठीक है। ये येलो वाले एरिया ब्रिटिशर्स का है, बाकी इंडियन रूलर हैं। फिर 1840 में देखो उन्होंने बंगाल, यूपी, हरियाणा, पंजाब वाले एरिया, साउदर्न एरिया ये ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए, ठीक है। और फिर आप देखो 1857 का मैप, मोस्ट ऑफ जो एरिया है वो येलो रखा है। जो येलो एरिया है वहाँ पे तो डायरेक्ट रूल है ब्रिटिश कंपनी का, और जो रेड एरिया है यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल है ब्रिटिशर्स का। बट 1856 तक पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल जो था वो बन चुका था, ठीक है। तो बेटा ये था, बाकी जो बचा है वो हम नेक्स्ट कल करेंगे। ओके, थैंक यू।